नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है 17 मार्च को यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन प्रस्तावित है और आज की क्लास फुल्ली उसी पर डेडिकेटेड है। आज हम लोग यूपी स्टेट का बजट और साथ ही साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इकोनॉमिक सर्वे के उसको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है तो दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे तो पॉज करके बाद में अब देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं तो ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए बजट पर आते हैं और बात करते हैं। यूपी का जो बजट का आकार है इस बार वो है 7,36,437 यानी कि 7,36,437 करोड़ रुपीस, इतना का बजट है। ध्यान रखेंगे। और इस बजट में कहा गया है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो नए स्कीम्स आए हैं फॉर न्यू एलोकेशन, जो पैसा दिया गया कुछ नए स्कीम्स के लिए, वह दिया गया है 24,800 के आसपास में है। राउंड फिगर आप कह सकते हैं, वैसे 24,863 है। ये न्यू स्कीम्स जो आए हैं इस बार के बजट में, उसके लिए इतना पैसा एलोकेट किया गया, आवंटित किया गया। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जब आप बजट पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट पर एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, लगभग 5,32,655। ठीक है, और वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उस पर है 2,37,182 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी यहां पर कितना है 5,32,655 करोड़ रुपीस। ये सब करोड़ में है, ध्यान रखेंगे। और यह होगी आपका रेवेन्यू अकाउंट। वहीं कैपिटल अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 2,37,82 करोड़ रुपीस का कैपिटल अकाउंट पर एक्सपेंडिचर। टोटल बजट कितने का है 7,36,000। लेकिन टोटल रिसिप्ट पैसा कितना आ रहा है जरा वो देख लिया जाए। वह है 7,21,233 करोड़ रुपया, इतना का ही आ रहा है। और यह जो आ रहा है इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वह 6 लाख से ज्यादा है। 6,06,802.4 है, आप देख लीजिएगा। और कैपिटल रिसिप्ट यानी कैपिटल जो प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, वह आ रहा है लगभग 1,14,531। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 7,21,233 हो जाएगा। लेकिन टोटल बजट आपका है इतना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट का डेफिसिट कितना है इस बार का, घाटे का कितना बजट है, तो 15,103.89 करोड़ रुपीस का यह आपका घाटे का। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि यूपी का जो बजट है उसमें वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है, यानी राजस्व अधिशेष बजट है उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे इस बार का बजट का जो टैगलाइन है, जो थीम है, वो है अंत्योदय से सर्वोदय। ध्यान रखेंगे, अंत्योदय से सर्वोदय। आगे और सरप्लस बजट है, राजस्व सरप्लस, राजस्व अधिशेष। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बजट के अकॉर्डिंग जरा देखा जाए तो इस बार के बजट के अकॉर्डिंग जो उधार और अन्य देयताएं हैं, जो आपका लोन और अन्य लायबिलिटीज है, वह बजट के अकॉर्डिंग 32.7% है। लेकिन यदि टोटल लोन कह दिया जाए, टोटल ऋण ग्रस्ता यदि कहा जाए तो वह 33.5% है। यहां पर टोटल यदि कहेगा तो 33.5, और यदि कहा जाए बजट के अकॉर्डिंग कितना है तो 32.7। अब जैसा कि अब देखते हैं पैसा कहां कहां से कितना रुपए आ रहा है इस बजट के लिए, कहां से पैसा आ रहा है। पहला पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है बजट का वो यूपी का स्वयं का कर राजस्व है। इसका स्वयं का टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू यह है 37.1%। दूसरा है केंद्रीय सरकार के करों में हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट
का जो टैक्स है उसमें जो स्टेट का हिस्सा होता है वह, ये सेकेंड नंबर पर है, ये 30%। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, ठीक, 15.3%। और केंद्रीय अनुदान यानी कि सेंट्रल ग्रांट यह है 12.9%। तो लगभग एक आप ये समझ सकते हैं सबसे ऊपर में स्वयं का टैक्स रेवेन्यू है, फिर केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, फिर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15.3 और केंद्रीय अनुदान 12.9 है। ध्यान रखेंगे। आगे वो तो पैसा आया, पैसा जा कहां कहां रहा है जरा इसमें भी देख लिया जाए एक बात। सबसे जो इन्वेस्ट हो रहा है वह हो रहा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें सबसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हाईवे बनेगा, रोड बनेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, इसमें सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है 21% एक्सपेंडिचर। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, यह है 12.8%। दूसरा, तीसरा है वेतन सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी, जो संस्थानों के कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उसका है 11.7। तो लगभग वेतन में यदि जोड़ दिया जाए तो ये 30 को पार कर जाता है, ठीक है, लगभग 30% है, पार तो नहीं करेगा लेकिन लगभग ये 30% के आसपास बैठ ही जाता है आराम से। पेंशन 11.7% है। ब्याज जो आपने लोन ले रखा है उसका जो आप इंटरेस्ट देंगे वह है 7.3%। स्टेट जो सब्सिडी दे रही है वह है 3.8%। तो यहां पर कुछ आंकड़े हैं जो आपको दिखे, याद रखेंगे। पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा 21%, सरकारी कर्मचारियों का वेतन 12.8%। इन्होंने अलग से कैटेरिया बना रखा, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं कर्मचारियों का वेतन 11.7, फिर इन्होंने पेंशन दिया 11.7, दोनों 11.7। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि यह प्रश्न आता है कि टोटल जीडीपी का स्टेट का स्वयं का कर राजस्व कितना है, टोटल जीडीपी में जो स्टेट का इटसेल्फ जो इसका ओन टैक्स रेवेन्यू है वह कितना परसेंट आता है, तो वह 10.8% आता है, ध्यान रखेंगे। और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर राजस्व जो है वह 1% है। तो ये कुछ डेटाज हैं, आप याद रखेंगे। यदि यह पूछा जाता है कि राजस्व बचत कितना है इस बार का, कितना राजस्व बचत होगा, तो ये 3% के आसपास में है, ध्यान रखेंगे ये। अब आते हैं जहां से प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं, वह है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। इस बार के बजट में यानी कि 24-25 के बजट में यह अनुमान लगाया गया है 3.46%, ठीक है, कितना अनुमान लगाया गया है 3.46%। यहां पर ध्यान रखेंगे जो पिछले बार का बजट था यानी 2023-24 का, उसमें जो अनुमान लगाया गया था, जो एस्टिमेट था वह था 3.48%। लेकिन जब वो रिवाइज्ड हो गया, यानी अनुमान, पहले 3 तरह का कैटेगरी होता है। पहला होता है आपका जब आप बजट पेश करते हैं तो ध्यान रखेंगे उसमें जो आने वाले समय का बजट है ये सब। दूसरा पॉइंट, पिछला बजट में जो आपने जो एस्टिमेट किया था उसको जो रिवाइज किया यानी संशोधित जो किया उसके आंकड़े भी होते हैं। तो याद रखेंगे पिछले बार के बजट में अनुमान तो लगाया गया था 3.48 का, लेकिन जब रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया, तो ये आंकड़ा पहुंच गया 3.49। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही बातें। यदि आपसे पूछा जाए राजस्व घाटा 2023-24 का संशोधित यानी कि रिवाइज्ड तो 3.48, और इस बार का कितना अनुमान लगाया गया है 3.46। तो ध्यान रखेंगे राजकोषीय घाटा। अब आते हैं कुछ और बातें। यहां पर प्रधानमंत्री जनधन खाता की बात की गई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा, तो जरूर इस पर आप थोड़ा बहुत जरूर देखें। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत 9 करोड़ लोगों से को अधिक लोगों का यूपी में खाता खोला गया है, और इसमें खाते खोलने के नाम पर उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट में नंबर 1 है, ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को क्या किया गया, बीमा करवाया गया है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह भी ध्यान में रखें। तीसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये सब चीजों को आप जरूर, ये सब जितने नाम आ रहे हैं यहां पर एक छोटी सी बजट की क्लास में मैं इन सब चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं,
लेकिन इन सब चीजों का जो नाम आ रहा है जरूर इसमें 2-4 पॉइंट आप बगल में एड ऑन कर लीजिएगा। कब आया, क्या योजना का क्या मूल स्वरूप है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1.9 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बीमित हुए और इस रैंक में कहा जाए कि ये दूसरे स्थान पर रहा पूरे भारत में, बाकी इन दोनों में पहले स्थान पर। अटल पेंशन योजना, ध्यान रखेंगे, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1.18 करोड़ लोग बीमित किए गए और इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान अच्छा रहा, बुरा नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजों को देख लेते हैं, जरा समझा जाए। आपको पता ही होगा कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अयोध्या में बना और इसके बनने के साथ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ध्यान रखेंगे, जेवर हवाई अड्डा जो नोएडा में पड़ेगा वो पूरे साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और वह अभी प्रारंभ होने वाला, अभी हुआ नहीं है। और यदि ये प्रारंभ हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। अभी 4 ऑपरेशनल है, अयोध्या वाला हो चुका, जेवर बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और लॉजिस्टिक जिसका रिपोर्ट लीड्स कहा जाता है उसमें यूपी जो है वो अचीवर स्टेट की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, इसको ध्यान में, आपको पता ही होगा कि यूपी का जो जीडीपी है वो 2nd नंबर पर आ चुका है महाराष्ट्र के बाद, उसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, ये भी आप जानते होंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स यानी लॉजिस्टिक के मामले में यूपी जो है वो अचीवर की श्रेणी में आ गया। आगे आइए, मनरेगा। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2023-24 मतलब पिछले साल वाला बजट में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस को सृजित किया गया, इतने देश को सृजित किया गया और इसके अंतर्गत 75 लाख 24 हजार लोगों को रोजगार दिया गया। पिछले साल के आंकड़े के अनुसार 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस को सृजित किया गया और 75 लाख 74 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस बार कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 के लिए 25 वाले बजट में? यह 33 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान में रखें। आगे, वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसके अंतर्गत 1000 रुपए की दर से पेंशन दिया जाता है, इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, याद रखेंगे 55 लाख। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रत्येक जोड़ों को 51,000 रुपए आवंटित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक प्रत्येक जोड़ा मतलब एक जोड़ा, मैं आपको फिर बता दूं इसमें बजट भी है और इकोनॉमिकल सर्वे भी है उत्तर प्रदेश का, ध्यान से समझेंगे। आगे आगे अगला पॉइंट देखिए क्या है। 117 विकास खंड यानी ब्लॉक में 124 ग्रामीण स्टेडियम या मल्टीपर्पज स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। कितने? 124 विकास खंडों में, जिलों में नहीं, ब्लॉक में, ध्यान रखेंगे, स्टेडियम या मल्टीपर्पज स्थल। आगे, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष जो जघन्य अपराध और पीड़ित महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति दी जाती है। महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध होते हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको इस योजना के तहत, इस कोष के तहत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष के अंतर्गत 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक दिया जाता है पर आदमी को, पर पीड़ित को यदि मैं कहूं। आगे आगे देखा जाए, जरा समझा जाए। यहां पर मैं एक बात लिख देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यह तीनों जो योजनाएं हैं ये बेसिकली एकदम नई योजनाएं हैं, इस बार ऐड हुई। पहला है राज्य कृषि विकास के लिए योजना, राज्य कृषि विकास योजना। इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बार के बजट में।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक योजना चल रही है जिसको एग्रीकल्चर पर, बेसिकली एग्रीकल्चर पर एक योजना चलाई जाएगी, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एग्रीग्रस उसको कहा जा रहा है। इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा पॉइंट, प्रखंड एवं पंचायतों में स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन तथा स्वचालित ऑटोमेटिक वर्षा मापी यंत्र को स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और यह तीनों योजना इस बार आई है। एकदम नई योजना है ये तीनों, याद रखेंगे। प्रखंड और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक है ना मौसम स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया। यदि रुपए ध्यान में न भी रहे तो ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक एग्रीग्रेस एक योजना शुरू की गई है कृषि के विकास के लिए, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए और राज्य कृषि विकास योजना 3। आगे अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात वो यह है, प्रधानमंत्री मानधन योजना जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के लघु एवं सीमांत किसानों, स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर को 3000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाता है। याद रखेंगे 3000 रुपए। कितना हजार रुपए? 3000 रुपए। अगला पॉइंट, निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। ध्यान में रखेंगे, यह पहले 500 था, अब वो 1000 हो गया, निराश्रित महिलाओं का पेंशन योजना। आगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके अंतर्गत 15,000 रुपए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे दिया जाता है और यह 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मानधन योजना को भी जरूर पढ़ें और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जिसके अंतर्गत 15,000 रुपए दिए जाते हैं 6 कैटेगरियों में। आगे अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है इस बार के कृषि विकास दर 5.1 रहने का उम्मीद है। ऐसा बजट में कहा गया है कि कृषि विकास दर जो है इस बार 5.1 रहने का उम्मीद है। अगला एक बहुत ही बड़ी बात हुई कि डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। हुआ डार्क जोन का मतलब हुआ वाटर स्ट्रेस एरिया, जहां पर भूजल जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया है, लेवल नीचे हो गया है, तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था हाल में कि आप वहां पर अपना कोई प्राइवेट नलकूप नहीं लगा सकते हैं, पंप नहीं लगा सकते हैं। वो प्रतिबंध को हटा दिया गया है इस बार के बजट में। आगे एक बात ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट में यह कहा गया है, ये आपके तथ्य है कि अक्टूबर 2022 तक 37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। कितना? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला यदि प्रश्न आ जाए, आप किसान सम्मान निधि आप जानते ही हैं, इसमें 6000 रुपए मिलता है। ध्यान से सुनेंगे, लगभग 2,63,00,000 किसानों को दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि प्राप्त हो चुका है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो कितने किसानों को हुआ है? 2,63,00,000 किसानों को। यहां पर ये आंकड़े थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इसको ध्यान में रखेंगे। इतने किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत पैसा मिल चुका है। यदि ये वाला याद न भी रहे तो काम चल जाएगा आपका, 63,000 करोड़ को उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आगे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बजट में बहुत सारी बातें की गई है, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक एवं संरचना के अंतर्गत श्री अयोध्या जी, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में थीम आधारित संरचना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो याद रखेंगे कहां पर थीम आधारित संरचना सुविधाओं का विकास किया जाएगा, तो अयोध्या, काशी, मथुरा और वृंदावन एक साथ में है, नैमिषारण जो है अलग है, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में। आगे
प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में कहा गया। बजट में एक बात और भी कहा गया, वो यह है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का लिंक रोड बनाया जाएगा। 60 किलोमीटर का, दो महत्वपूर्ण जो है उसको जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाया जाएगा। अगले पर आते हैं। अगला है कि सरकार के बहुत ज्यादा एफर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा एफर्ट से जो मातृ मृत्यु दर है वह रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले मातृ मृत्यु दर जो था 2014 में वह था 285 पर लाख। ठीक है, मातृ मृत्यु दर पहले कितना था? 285 पर लाख था। वह घट करके 167 पर लाख हो गया है 2022 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, शिशु मृत्यु दर भी इसी प्रकार से गिरा है। शिशु मृत्यु दर में आप देखेंगे 48 से गिर करके ये 38 हो गया है प्रति हजार। पहले क्या था? पहले 48 था और अब कितना हो गया 2014 में, और अब हो गया ये 38 पर हजार जन्मे हुए बच्चों में। तो याद रखेंगे ये हजार में है और ये लाख में। ठीक है, दोनों में अच्छा ग्रोथ देखा गया। आगे बजट में और भी क्या, और जरा देखिए क्या बात कहा गया। बजट में कहा गया, एक कंपैरिजन दिया गया है 2017 और 2023 के बीच कुछ डिजीज के मामले में कंपैरिजन दिया गया है। कंपैरिजन क्या है जरा देखा जाए। पहला है कि एक्यूट इन्फिलाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, AES। इसमें जो बीमारी है उसमें 76% की डिक्रीज देखी गई है 17 से 23 तक के बीच में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो मृत्यु होती थी उसमें 98% की गिरावट देखी गई है। तो ध्यान रखेंगे क्या मैं बोलना चाहता हूं। एक्यूट इन्फेलाइटिस सिंड्रोम का जो बीमारी है उसमें एक गिरावट देखी गई है 76% की 17 से 23 के बीच में, और उसके मृत्यु दर में भी गिरावट आई है 98%। ऐसे ही गिरावट हुआ है जापानी इंसेफेलाइटिस में भी। जापानी इंसेफेलाइटिस में भी 85% की गिरावट देखी गई है। अब 85% कम लोग उससे बीमार हो रहे हैं, और मृत्यु दर में भी, इससे होने वाली मृत्यु में भी 96% की गिरावट देखी गई है, ऐसा बताया गया। आगे जरा देखा जाए। आगे एक बात और भी जान लीजिए, फ्री डायलिसिस फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब इसमें कहा गया कि राज्य सरकार सभी 75 जिलों में फ्री डायलिसिस जो किडनी का होता है उसको प्रोवाइड करा रही है। आगे आइए, अगले हम लोग तथ्य पर आते हैं। ठीक है, तथ्यात्मक है, आप समझ रहे हैं इस बातों को, लेकिन आपको पढ़ना होगा और जरूरी है आपके लिए। आगे है, ध्यान रखेंगे, 3 महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित किया गया है। कहा? 3 महिला PSC बटालियन कहां स्थापित किया गया? लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बलरामपुर, जालौन 2, मिर्जापुर 3, शामली 4 और बिजनौर 5, इन 5 में PSC बटालियन को स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है, वो भी महिला। तो ध्यान में रखेंगे, 3 में स्थापित हो गया है महिला PSC बटालियन और 5 में स्थापित होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर। अगला, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखेंगे इस वर्ड को, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियों को गठित की गई है और समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। तो यहां पर यह भी ध्यान में रखेंगे कि यदि यह प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की
कितनी वाहिनियां गठित की जा रही हैं? 6। और समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। सभी थानों में साइबर सेल जो है वो गठित किया गया है, ऐसा बताया गया है। ये नहीं किया जाएगा, ये बात नहीं कहा गया है, किया गया है यानी कर दिया गया। आगे यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वर्तमान में सभी 75 महाजनपद में साइबर क्राइम थाना संचालित है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना क्या है? संचालित है। आगे देखिए, यूथ इंपावरमेंट के बारे में बात जरा देख लेते हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर क्या कहा गया। एक बात ध्यान रखेंगे, विवेकानंदा यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ध्यान से सुनेंगे। विवेकानंदा यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यह आपको पता है। और बोला गया है कि 4000 करोड़ इसके लिए अलॉट किया गया है। इस सब योजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किया गया है। अभी तक माना जाता है कि 25 लाख टैबलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, समझ जाइएगा। ये याद नहीं भी रहे कि इसके लिए कितना रुपया अलॉट किया गया तो भी चलेगा, लेकिन विवेकानंदा यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम किसके लिए ये बात जान लीजिए, और कितना लाख को यह सुविधा मिल गई है? 25 लाख। एक बात ध्यान रखेंगे कि हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ यूपी सरकार ने एक एमओयू साइन किया है 4000 करोड़ रुपए का। 4000 करोड़ रुपए का ध्यान रखेंगे। और ये किसके लिए किया गया? फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हरित प्रौद्योगिकी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसके साथ साइन किया गया है? हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4000 करोड़ रुपए का। यहां पर याद रखेंगे, इसी सर्वे में एक बात कहा गया है, प्रतिबद्धता दिखाई गई है कि हम 2030 तक 15% कर लेंगे फॉरेस्ट और ट्री कवर। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए अभी कितना परसेंट है। ठीक है, आगे यही 3 स्कीम जो मैंने कहा था कि जो लॉन्च किया गया था, जिसमें पैसा दिया गया था, वो तीनों का इंग्लिश में भी यहां पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। आगे 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 देखिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। याद रखेंगे, आवंटित 50 करोड़ किए गए, ये योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत खेतों में बाड़ा लगाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जानवर वगैरह जो चल जाते हैं तो वो क्या कहता है, फसलों को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से यह मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लाई गई है। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाएं जो संचालित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो याद रखेंगे 7350 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके। आगे आयुष्मान भारत के लिए यदि पूछा जाए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आरोग्य अभियान, पूरा यूपी सरकार का भी ऐड है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आरोग्य अभियान हेतु इस बार के बजट में कितना रुपए आवंटित किया गया? ध्यान रखेंगे 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना है? 300 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जितने भी योजनाएं हैं, जैसे ये वाला, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला, ये सब जितनी भी योजनाएं बजट में आ रही है या सर्वे में आ रही है, जरूर इसको देखें, यहां से प्रश्न आएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष, इस बार के वित्तीय वर्ष में कितना बजट आवंटित किया गया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ध्यान रखेंगे इस बार के लिए। आगे अगला है, जरा देखा जाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, बिना कैश का चिकित्सा। क्या है नाम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी
कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है। मतलब जो भी रजिस्टर्ड निजी चिकित्सालय होंगे, हॉस्पिटल होंगे, वहां पर भी कैशलेस उपचार किया जाएगा और जिस पर व्यय का अनुमान है 150 करोड़ रुपए का अनुमान है और ये पूरा खर्च कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है, आप निजी जगह जाकर के इलाज करवा लिए कैशलेस, लेकिन पूरा खर्च कौन वहन करेगा? राज्य वहन करेगा। जब मेडिकल की बात हो रही है तो मेडिकल में कुछ और बातें भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं जरा समझा जाए। यूपी के राज्य में लगभग 65 मेडिकल कॉलेज हैं, याद रखें, जिसमें से 35 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करता है और जो 30 है वो प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं। ठीक है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 65, जिसमें से 35 को रन गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और 30 प्राइवेट सेक्टर। एट प्रेजेंट 45 डिस्ट्रिक्ट्स are covered within medical colleges and in 14 districts medical college funded by the central government under construction। यहां पर एक बात कही गई, वह यह कहा गया कि अभी उत्तर प्रदेश में माना गया कि 45 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि 65 है तो सभी जगह हो ऐसा तो नहीं है। तो अभी 45 डिस्ट्रिक्ट में क्या है? मेडिकल कॉलेज है और 14 अभी डिस्ट्रिक्टों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बन रही है। ध्यान रखेंगे। आगे यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इट इज प्रपोज टू एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन 16 अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो याद रखेंगे कि 45 में है, 14 में केंद्र सरकार बनाएगी और 16 में कौन बनाएंगे? निजी संस्थानों को कहा गया, प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि वो इस्टेब्लिश करेंगे। ये प्रपोज किया गया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे मेडिकल कॉलेजेस। आगे देखिए, कुछ चीजों को स्थापित किया गया है, जरा देखा जाए क्या क्या है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान रखेंगे, निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है श्रृंगवेरपुर में। आगे आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया जा रहा है चित्रकूट में। ये 3 है, 1, 2 और 3। ध्यान से इसको रिवाइंड करके आप लोग पढ़ेंगे। आगे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑब्वियस है, अयोध्या। आगे देखा जाए, आवासीय कीड़ा छात्रावासों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए दृष्टिगत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, कितना रुपए दिया जा रहा है? पहले शायद थोड़ा कम दिया जा रहा था, अभी मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन अब उन्हें 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है उनको दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा से काम कर सकें। 1.5 लाख रुपए याद रखेंगे यहां पर। आगे एक बात याद रखेंगे, यूपी सरकार छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता वगैरह सब उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके लिए अब वह सीधा नहीं देती है, अब वो सीधा पैसा दे देती है अभिभावक के क्या अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू। और अब डीबीटी के थ्रू सीधा पैसा मिलेगा 1200 रुपए प्रति बच्चे। अब वो ये सब चीजों को नहीं खरीदेगी, परचेज नहीं करेगी और बच्चों में वितरित नहीं करेगी कि लो बैग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं। अब सीधा क्या किया जाएगा? 1200 रुपए उनके अभिभावक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे
उच्च शिक्षा में देखिए विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। पहला पॉइंट, एक विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहां होगा? विंध्याचल में होगा। आगे मुरादाबाद मंडल में स्थापित किया जाएगा एक राज्य विश्वविद्यालय, याद रखेंगे राज्य विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? मुरादाबाद मंडल में। देवी पाटन मंडल में क्या स्थापित किया जाएगा? पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, इन सबको किया जाएगा। कितना पैसा आवंटित किया गया है इसके लिए कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज आप जान लें। आगे है उत्तर प्रदेश जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है 2022 में, इसका टारगेट है ऑफ प्रोड्यूसिंग 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर। उत्तर प्रदेश ने 2022 में यह बात कहा था कि उनका एक टारगेट है इस पॉलिसी के अंतर्गत कि हम सोलर एनर्जी से कितना प्रोड्यूस कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी? 22,000 मेगावाट अगले 5 वर्षों में। ध्यान रखेंगे। आगे आइए, यहां पर कुछ डेटा दिया गया है, जरा इसको भी देख लिया जाए। यहां पर डेटा दिया गया है वो यह है कि 2017 में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट था उससे जितना भी एनर्जी पैदा होती थी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता था, वो 288 मेगावाट था 2017 में, जो अब 2600 मेगावाट हो गया। तो एक अच्छा इंक्रीज है। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी कितना है? 2600। करना कितना है? इतना। ध्यान रखेंगे। आगे एक बात और भी ध्यान रखेंगे, सो फार अभी तक 328 मेगावाट सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन दिस स्टेट। जो सोलर रूफ प्रोजेक्ट है, यानी कि छतों के ऊपर जो रूफ सोलर प्लांट लगाना है, तो सोलर रूफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी तक कितना इंस्टॉल कर दिया गया, कितना स्थापित कर दिया गया है? तो 328। इसको याद रखेंगे। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, अयोध्या और वाराणसी सिटी आर बीइंग डेवलप्ड एज सोलर सिटी। सोलर सिटी के रूप में इन दोनों शहरों को विकसित किया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं बजट के और इकोनॉमिकल सर्वे के। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहां पर मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं, ठीक है। बोला गया कि 2016 में मात्र 1,40,000 आवास आवंटित किए गए, जबकि सरकार अभी तक लगभग 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण और शेष निर्माणाधीन है, ठीक है। यानी 2016 तक सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 के आसपास आवास बने थे इस योजना के अंतर्गत, जबकि सरकार ने कहा है, सरकार ने अभी स्वीकृत किया है कि हम लोगों ने यूपी में 36,15,000 आवास स्वीकृत कर दिए। कितना बनेगा? इसमें से अभी तक 34,15,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं, बन चुके हैं, दे दिए गए हैं, और बाकी जो लगभग 2,01,000 बच गया वह निर्माणाधीन है। एक बहुत बड़ी बात है यहां से यहां तक जंप लेने में। आगे देखा जाए, मुख्यमंत्री आवास योजना, यह तो था प्रधानमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें कहा गया है कि 2018-19 बजट से लेकर के 2023-24 के बजट अवधि के बीच में 2,03,000 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका। यहां पर 2,03,000 है और यहां पर 34,14,000 है, यह पूरा हो चुका है। स्वीकृत किया गया है 36,15,000 को। आगे देखते हैं। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। इस बार के बजट में उसका 100 करोड़ रुपए आवंटित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर यह है, ये ध्यान में रखेंगे। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आगे,
गौ संरक्षण के लिए भी बहुत उपबंध किए गए हैं। जो बेसहारा गौवंशों की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्र संचालित है। कितने? 303 गौ संरक्षण केंद्र संचालित है सभी जनपदों में। ठीक है, आगे चलिए। जनपद गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखेंगे, पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? भदोही और गोरखपुर में, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। आगे यहां पर ध्यान रखेंगे एक बात ये कि इस बार के बजट में यह बात कहा गया कि आयुष विभाग ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरे किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। 2-3 बातें हैं इसमें मुख्य। पहला बात तो यह बात कहा गया कि गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लगभग काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, है ना, आयुर्वेदिक, और वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य इस बार रखा गया है बजट में, ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, इन सब के औद्योगिक विकास हुआ है, जिस स्तर पर हुआ है टाउनिंग उद्योग लगाना, वैसे ही बुंदेलखंड के विकास के लिए एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया। नाम रखा गया है बीडा। याद रखेंगे, नाम क्या है? बीडा। आगे यूपी में कुल डिफेंस कॉरिडोर 6 बनने हैं, जिसमें 3 बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर है वह 6 नोट्स होंगे, जिसमें से 3 का आवंटन पूर्ण हो चुका है। आगे गत वर्ष की तुलना में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। यह यूपी सरकार का आंकड़ा, यूपी के लोगों का, उन्होंने 9.2 बढ़ा दिया है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एवं चित्रकूट इसमें विकसित किया जा रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5 यहां पर हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट ये बनकर अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां बन रहा है। ठीक है, और सोनभद्र में है मयूरपुर, और सरसावा जो है वो सहारनपुर में है। यहां पर भी एयरपोर्ट का निर्माण काम क्या है? गतिमान है, मतलब अभी जमीन एक्वायर हो रहा है और काम चल रहा है। यहां पर काम चल रहा है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में। यहां पर काम अपने विकसित क्षेत्र में है, अब पूर्ण होने पर है। लेकिन मयूरपुर जो सोनभद्र है, सोनभद्र में पड़ेगा, और सरसावा जो सहारनपुर में बनेगा, यहां पर एयरपोर्ट का कार्य प्रगतिशील अवस्था में है। अयोध्या में पता ही है आपको, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंने बता दिया। उसके विस्तार के लिए अभी सरकार ने इस बार के बजट में 150 करोड़ रुपए और आवंटित किए हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे अगले पेज पर आते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य कहा जाता है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। पहला पॉइंट क्या है, जरा इसको समझेंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर जो योजना है सौभाग्य, इसमें गरीब परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा, पहला पॉइंट। और जो अन्य ग्रामीण परिवार हैं उनको 50 रुपए का 10 किस्तों में, यानी 500 रुपए हो गया, इसके कनेक्शन आपको दे दिया जाएगा। यूपी में क्या है जरा देखा जाए। इस योजना में यूपी में देखा जाए तो 62.8 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। कितने लाख को?
62.18 लाख लोगों को कनेक्शन दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में दिया गया। ये तो पूरा भारत के लिए था। ठीक है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, सोलर पार्क जो विकास किया जा रहा है बुंदेलखंड में, वह 4000 मेगावाट का है। और यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, यह भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भाग है 2, यानी यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 1 मिनट। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि इस बार 2022-23 में वित्तीय वर्ष में कितना बिजली उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो याद रखेंगे 39,746 इतना बिजली उत्पादन हुआ। यदि इसका कंपेयर करें 16-17 से, तो उस समय बिजली उत्पादन जो था वह था 33,556। तो आप केवल ये बार का याद रखेंगे कि बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में कितना हो रहा है आपके सर्वे के अकॉर्डिंग या बजट के अकॉर्डिंग, तो 39,746। आगे चलते हैं, अगले पेज पर आते हैं, जरा देखा जाए। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस प्रदेश का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। किसके लिए है? स्वरोजगार के लिए। ठीक है, जो प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, और इसके लिए इस बार 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे 2023 से संचालित 2023 वर्ष से एक प्रोग्राम आया था, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ध्यान रखेंगे, ये 2023 में लॉन्च हुआ था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो इस बीमा के अंतर्गत दुर्घटना की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए अधिकतम है, याद रखेंगे। आगे निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। कितने प्लेज पार्क? 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरेल योजना के अंतर्गत लखनऊ और हारदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति दे दी गई है यहां पर। यानी कि मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां बन रहा है आपका? लखनऊ और हारदोई में। किसके अंतर्गत? कौन सी योजना के अंतर्गत? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत यहां पर 2 जगह टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क। आगे आइए, आगे देखते हैं एक पॉइंट और भी। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, इसकी स्थापना की जा रही है। याद रखेंगे, इसको स्टेब्लिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी भूमि क्रय किया जाना है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भूमि क्रय किया जाना है, यह कहना है कि इस बार के बजट में क्या कहा गया है, कहां पर यह हो रहा है, कहां पर यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फैशन टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, वाराणसी जनपद में स्थापित किया जा रहा है। इसको बड़े अच्छे से आप देखेंगे। अगले हम लोग देखते हैं फैक्ट, जरा देखें। ये वही है, वही रिपीट हो गया है। हाँ, आगे आइए। ये 1-2 पॉइंट रिपीटेड आ गया था। यहां से है भूमि, आपने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ? वाराणसी। अब यहां से हम लोग देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए। बहुत बड़ी बात, केवल प्रदेश में आए, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 37 करोड़ 77 लाख थी और विदेशी पर्यटकों की संख्या 13 लाख 43 हजार है। तो 37 करोड़ में से 37 करोड़ तो भारतीय है, 90 लाख में 77 लाख बच गया इधर, तो उधर 13 लाख चला गया विदेशी। ध्यान में रखेंगे। आपको पता है दीपोत्सव मनाया गया अयोध्या में, तो इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। राम की पैड़ी में 22,23,000 दीप जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम यह दर्ज किया गया। हर बार रिकॉर्ड टूट रहा है, भव्य राम मंदिर बना है और आपको पता ही है कि बहुत लंबे समय से यह दीपोत्सव वहां मनाया जा रहा है और इस हर बार जब भी मनता है कोई ना कोई एक रिकॉर्ड टूटता है। इस बार 22,23,000 दिए जला करके फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज आ गया। यहां तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि यह है। अभी आपका जो उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षारोपण, ये दोनों मिलाकर जो है वो है 9.23। मैंने कहा था कि आप देख रहे कमेंट बॉक्स में, मैंने इसका उत्तर ही दे दिया आपको, लेकिन 2030 तक इसको 15% करना है, दोनों मिलाकर के, ये सब आपको पता ही है। इसके लिए बहुत प्रयास सरकार कर रही है, ध्यान रखेंगे। 23-24 में इसके लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया कि हम लोग पेड़ लगाएंगे। और लगा कितना दिया गया? 36 करोड़ 16,000 करोड़ का पौधारोपण का कार्य पूरा कर दिया गया। यानी 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था इस बजट में 2023-24 में, और 36 करोड़ से भी ज्यादा पौधों का रोपण किया गया और एक वर्ष में। और इस साल ये जो लक्ष्य रखा गया है, इस बार भी 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है पौधारोपण का। ध्यान रखेंगे, 35 करोड़ का इस साल भी है। आगे, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम कहां कहां चलाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीज के लिए, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के जो कौशल कार्यक्रम है वो जनपद में चलाए जा रहे हैं। पहला है लखीमपुर खेरी, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज। ध्यान में रखेंगे कहां कहां, लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज, यहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसको ध्यान में आप रखेंगे। आगे, आपको पता है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कहां किया जा रहा है? प्रयागराज में किया जा रहा है। इस बार के बजट में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। यहां पर और भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, तो उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सोशल फंड योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में जो सहायता दी जाएगी वह 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो यानी वकीलों को जो इसके अंतर्गत में आएंगे, इस योजना के अंतर्गत में, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि के अंतर्गत में आएंगे, उसको 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए बजट में कर दिया गया है। आगे, अगला है, जरा ध्यान रखेंगे, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2024-25 इसका जो बजट है राज्य सरकार का, ये पिछले वर्ष की तुलना में, इस मतलब कि कहा जाए कि वर्ष 2024 में राज्य सरकार का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 14% अधिक है। ठीक है, कितना है? 14% अधिक है। ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष की राज्य सरकार 2023 वाले में राज्य सरकार का जो व्यय है वो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। याद रखिएगा। राजस्व अधिशेष मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, सरप्लस 3% रहने का उम्मीद है, आप बाकायदा जान गए हैं। राजकोषीय घाटा 24-25 के लिए कहा गया है 3.49, और मैंने कहा था संशोधित डाटा जो आया है 23-24 का, उसमें है 3.49। ठीक है,
अनुमानित था 3.48 इसका, आप जान गए। बजट के अनुसार ध्यान रखेंगे, बजट के अनुसार जो 23-24 का आर्थिक वृद्धि दर रहा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, वह था 8.3%। एकदम ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। 23-24 में उत्तर प्रदेश में कृषि, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट ग्रोथ रेट हुआ? तो कृषि में 10% ग्रोथ रेट हुआ, विनिर्माण में 22% ग्रोथ रेट हुआ और सेवा क्षेत्र में 12% ग्रोथ रेट हुआ। ठीक है, समझ सकते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखिए जीडीपी में कितना है, 23-24 में, मैं 22-23 बोल रहा हूं, 23-24 ये लिखा हुआ है सर्वे के अकॉर्डिंग। 23-24 में इनकी अर्थव्यवस्था में स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चर का है 10%, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का है 22% और सर्विस सेक्टर का है 12%। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, ये 12 नहीं होगा, ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहां पर ये ग्रोथ रेट आ गया है। 1 मिनट, मैं इसको देख करके बताता हूं आपको। 1 मिनट, चौबीस, 30 और 46, अब ये सही है। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, विनिर्माण और सेवा यानी कि उसके जीडीपी में कितना योगदान है? कृषि सेक्टर का है 24%, विनिर्माण का है 30% और सेवा क्षेत्र का है 46%। ठीक है, ध्यान में रखें। आगे ये वही डाटा प्रिंटेड हो गया, हमें भी उतना ध्यान में। चलिए आगे, हाँ आगे देखते हैं। अगला, बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति है ना, पर कैपिटा इनकम, मौजूदा कीमत यानी कि करंट प्राइस पर कितना है? 96,193 रुपीज। ध्यान में रखेंगे। आगे 24-25 में राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बढ़ने का अनुमान है? 17%। खूब सारा हम लोग दे रहे हैं, पेंशन, पेमेंट बढ़ रहा है तो उससे बढ़ेगा। 24-25 में राज्य सरकार की सब्सिडी पर कितना रुपए खर्च करेगी? यह है आपका 38,000 करोड़ रुपए। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत वेतन पर खर्च होगा? वेतन पर वो कितना परसेंट खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश? लगभग 30% है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे आगे है, यहां देखिएगा 2024-25 में उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व 2023-24 की तुलना में कितना परसेंट अधिक रहने की उम्मीद है? 27%। स्वयं का कर राजस्व, आपको पता है कि स्वयं का कर राजस्व स्टेट जीडीपी का मैंने बताया था 10% से ज्यादा है, इस बार रहने का उम्मीद है, और यह पिछले बार की तुलना में 27% ज्यादा है। ठीक है, बुंदेलखंड में मैंने कही दिया कि 4000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश जो है 24-25 जो बजट है में उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 46 और 54, यानी कि राज्य सरकार का 46% और केंद्र सरकार का जो है वह है 54% रहने की उम्मीद है। किसमें? राजस्व प्राप्तियों में। तो आपने देखा यह पूरी चीजें, और एक समरी के रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया, और रुक रुक करके पॉज करके देखें, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखें और लिख भी लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे। नमस्कार।